हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो, और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। अब जो मैक्रो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है लार्ज, राइट। कि जब हम किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी कंट्री की पूरी इकोनॉमी को लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो डेफिनेशन है इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी के जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसकी स्टडी करती है। हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज है जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी के पास इकोनॉमी की 3-4 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि जो हमारी कंट्री है उसके पास जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और सेकंड क्या है कि वही लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उनके यूजेज जो है बहुत ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है। उनके जो यूजेस हैं बहुत ज़्यादा है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने उन रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कि मीन्स कि हम उनका एफिशिएंट यूज़ कैसे हो और हम इस तरीके से उसको यूज़ करें कि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका प्रॉपर यूज़ कर सके। तो हम पूरी इकोनॉमी की जो साथ लेकर स्टडी करते हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बोलते हैं। अब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अराइज होते हैं, जैसे है कि द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कि हमारी कंट्री के जितने भी रेजिडेंट हैं हम उनका वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है। मीन्स हमारी कंट्री के पास ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से हम इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। जैसे इन्फ्लेशन होगी उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर हो। ये सारी चीज़ें हमें ये सारी चीज़ें हमने किस में स्टडी करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब सेकेंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ द स्टडी, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या होता है कि जो स्मॉल या फिर एक इंडिविजुअल, इसमें हम एक पर्टिकुलर सोर्स या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ कोई भी हमारे पास चॉइस है वो हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी के साथ रिलेट करके ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेसिस ऑफ द स्टडी। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है कि जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस साल कितना है, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, तो इस साल के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी के वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हो गया या एग्रीगेट सप्लाई होगी। एग्रीगेट मीन्स टोटल इकोनॉमी कितनी डिमांड कर रहा है, टोटल कितनी सप्लाई हो रही है। जबकि माइक्रो में हम जो भी बात करते हैं उसके जो वेरिएबल्स होते हैं तो हम बात करते हैं कंज्यूमर की, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड क्या है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर है, उसकी सप्लाई की बात की जाती है। तो जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं माइक्रो और मैक्रो के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूट होता है जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सारे इकोनॉमी के रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन लेता है, जबकि माइक्रो में इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ठीक है। एक पर्सन जो होता है वो अपनी कंपनी के बारे में या अपने जो एक कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन ले सकता है। जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई या डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मीन्स टोटल इकोनॉमी की जितनी भी यूनिट है वो हम सारी इसमें स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं,
ठीक है, कोई भी ईटेबल प्रोडक्ट हो गया लाइक शुगर, राइस की उनकी क्या क्या डिमांड है, तो ये सब उसमें आते हैं। तो माइक्रो है उसमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी या यूनिट की बात करते हैं वो, तो इसमें माइक्रो में जैसे मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो राइस है, उसकी डिमांड क्या है 60 क्विंटल, तो वो सारी क्या इसमें आ जाएगी माइक्रो में, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन मीन कि जिस चीज़ को हमने मानकर चलना आता है, जो कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्टेन होते हैं, वही दूसरी साइड जाके दूसरी माइक्रो में वो क्या हो जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, वेरिएबल्स होते जाते हैं। इसी तरह से जो चीज़ वेरिएबल मैक्रो में है वो दूसरी साइड माइक्रो में चेंज हो जाती है। तो हमने ये देख के चलना होता है कि कौन सी वेरिएबल्स जो है, जो कौन सी अजम्पशंस हैं जो वेरिएबल्स हो सकती हैं, जो कौन सी कांस्टेंट हो सकती है इकोनॉमी के हिसाब से। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट या टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कांस्टेंट है, इसी तरह से वो दूसरी तरफ क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो जैसे सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट है या इनकम जो भी है वो एक तरह से कांस्टेंट है, वो नहीं बदली जा रही। बट सेकंड अगर हम माइक्रो में स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो वो उसमें क्या हो जाता है, वेरिएबल्स हो जाते हैं, उसमें क्या है वो चेंजेस आ जाती हैं। 6 पॉइंट है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू मीन्स कुछ ऐसी मेन प्रॉब्लम्स या ऐसे मेन इशू हो सकते हैं जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। कितना हमारे पास आउटपुट है, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है कि जब हम पूरी इकोनॉमी में बात करें। जबकि माइक्रो में जो सेंट्रल इशू है क्या है कि इस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमने कहाँ कहाँ पे एलोकेट करना है, राइट। तो हमारे जो सेंट्रल इशू है वो डिपेंड करते हैं हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और मीन्स हमने कहाँ कहाँ पे उनको यूज़ करना है। 7 पॉइंट है मेथड ऑफ स्टडी। मैक्रो में हम स्टडी करते हैं कि जो जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, मीन्स पूरी इकोनॉमी कौन से पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर आती है, कहाँ पे मार्केट जो है वो स्टेबल है। जबकि जब हम एक फर्म या एक पर्टिकुलर यूनिट या कमोडिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट या कमोडिटी के बारे में बात की जाती है, राइट। इसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते, इसमें हम एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात करते हैं। लास्ट एंड 8th पॉइंट है हमारा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। मीन्स लॉजिक। ऐसे कौन सा लॉजिक है जिसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो सेविंग करता है, ठीक है, तो उसके लिए तो वो बेनिफिशियल है। अगर हम सब जहाँ हमारी इकोनॉमी में सारे पर्सन जो है वो सेव करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा कि हमारी कंट्री की जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी। अगर करंट इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी कंट्री की क्या है, गरीबी बढ़ जाएगी, जिससे क्या है जो इकोनॉमी है वो डेवलप करने की बजाय वो डाउन चली जाएगी rather than the prosperity. The economy will be driven towards future poverty rather than the prosperity, right? तो ये थे हमारे 8 differences how microeconomics differ from microeconomics. Next topic है scope and significance of macroeconomics, right? Scope means क्षेत्र की ऐसे कौन या बोल सकते हैं कौन सी जगह कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है और इसके कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स है जो कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मीन्स नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम वो होती है जो कंट्री के रेजिडेंट द्वारा अर्न की जाती है। और साथ साथ में बात करते हैं कि रिलेटेड इनकम की नेशनल इनकम के साथ और क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ये सब रिलेटेड एग्रीगेट के अंदर आते हैं। तो सारे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। मीन्स हमने इन सारे की जीडीपी, एनडीपी, इनकी सभी की स्टडी इस चैप्टर में या इस बुक में हम आगे करेंगे। सेकेंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में रोजगार, और हमें मैक्रो में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी स्टडी करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स की थ्योरी है जो हमें बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से कॉजेज हैं, उनके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ मनी।
मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, मनी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, पैसा है या मनी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, बैंक के पास होती है, रिजर्व बैंक के पास होती है, कमर्शियल बैंक उनको किस तरह से मनी क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो सब किस में आता है, किस में हम स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फोर्थ पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। जनरल प्राइस लेवल मीन्स जो आजकल गुड्स का या जनरल प्राइस लेवल मार्केट में चल रहा है। जैसे हम बोल देते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, जैसे इन्फ्लेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जब मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा महंगाई है या बहुत ज़्यादा सस्ता मार्केट हो तो दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए सही नहीं होती। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में हमने स्टडी करनी कि कहाँ पे जो मार्केट है वो स्टेबल होगी। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बजट। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्लान्स एग्जीक्यूट कर रही है, गवर्नमेंट बजट। और जो गवर्नमेंट बजट है उसका मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस वो कितने हैं, उनको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और वो कहाँ कहाँ पे उसको खर्च कर रही है, वो कहाँ कहाँ उसको यूज़ करेगी, और वो सारी स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सिक्स पॉइंट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट मीन्स कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के किस रेट पर एक्सचेंज कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज रेट का मीनिंग है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के किस रेट पर अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें $1 चाहिए तो उसके बदले में हमें कितने इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे आजकल डॉलर का क्या रेट चला है, अराउंड 70, तो हमें $1 के बदले 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो और सेकंड टॉपिक इसमें आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बचा हुआ पेमेंट, कि जो जैसे हमारी कंट्री है वो अदर कंट्रीज़ के साथ बिजनेस या ट्रेड करती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, उसके बदले में बहुत इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, कुछ ट्रांजेक्शन्स करती हैं। वो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड में होती हैं। तो जो भी उसकी पेमेंट करनी होती है वो किस में की जाती है, वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट बताते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या स्कोप है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सिग्निफिकेंस। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये हमें क्या है, हमें हमारी पूरी इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिटेल में, ठीक है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, की हमारी इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंड है स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की हमारी कंट्री के में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो क्या है और उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। थर्ड है गवर्नमेंट बजट, जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके कितने रेवेन्यूज और कितने एक्सपेंसेस है, वो कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है और वो कहाँ कहाँ पे उसको स्पेंड कर रही है। सेकंड है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से रास्ता, कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है किस रास्ते पर चल रही है, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बना रही है, उसको किस तरह से अचीव करने के लिए वो कौन कौन से वेज या कौन कौन से नेम प्लान एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे वो स्टेबल होगी कि बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज चला रही है, ठीक है, उनको किस तरह से हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट है, SLR है, ठीक है, ये सब मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में आता है। अब जो फिजिकल पॉलिसी में है उसमें क्या आता है कि जो गवर्नमेंट है अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करती है कि कितने उसको कहाँ कहाँ से उसको रेवेन्यू आएगा और कहाँ पे उसने उसको यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो हमारी कंट्री के जो फॉरेन के साथ या अदर कंट्रीज का ट्रेड होता है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्ट होता है, उसके हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड में की जाती है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। कि हमारी कंट्री के जो अदर्स कंट्रीज़ के साथ जो भी रिलेशन है, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। तो हमने उनको किस तरह से उनकी पेमेंट जो है करनी है। फिफ्थ पॉइंट है
प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन मीन्स कि जो हमारे देश की गरीबी है या पोल्यूशन है वो किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि जो पॉवर्टी भी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 6 पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है और उसको किस तरह से अप्लाई करेगी। कंट्री में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और उसका कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, जिससे कंट्री की क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है डिपेंड करती है। तो कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है पॉलिसी के ऊपर। इसमें ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड हमने टॉपिक किया है हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड था हमारा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।